नहीं, देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमने छोड़ा नहीं। इन लोगों की सच्चाई को जब लोगों के सामने में मैं परोसने का काम किया, मीडिया में आया, मीडिया में आकर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, यहाँ के सदर का और यहाँ के पार्टी के जो लोग थे, जो अपने आप को पार्टी के लीडर कहते थे, इन लोगों के हकीकत को जब लोगों के सामने में परोसने का काम किया, इन लोगों ने हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया। आपने कभी ये नहीं सोचा कि एक सीट अगर हम किशनगंज का खोए, जो पहले मैंने जीता था, उसको खोने का कारण क्या है, रीज़न क्या है? समीक्षा बैठक होना चाहिए। समीक्षा बैठक में बातें आनी चाहिए कि भाई इस सीट को जो हमने खोया, इसका रीज़न क्या है, कहाँ से चूक हुई, कहाँ से भूल हुआ जो हम लोग इस सीट को खो दिए। कि ये लोग दिए हैं, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि गठबंधन में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये लोग गठबंधन में शामिल होने की कोई बात ही नहीं है। ये लोग लोगों के बीच में एक भ्रम फैला रहे हैं कि मैंने लेटर दिया था, लेटर देने के बाद हमको गठबंधन में नहीं लिया, हमको हटा दिया, हमको भगा दिया। सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। कहीं कोई ये लोग न गठबंधन में जाने वाले हैं, न इनको गठबंधन में कोई लेने वाला है। यहाँ से इंडिया गठबंधन की जीत होगी। सिर्फ किशनगंज का 4 सीट नहीं, सीमांचल के 24 सीट का बात कीजिए, सबों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में जो लोग भी हैं उनकी जीत होगी। और आगे में जो तेजस्वी जी को एक भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं लोग। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं मुस्लिहुद्दीन नज़ीरी और आप देख रहे हैं पंचायत समाचार, जहां सवाल होता है बिना डर के और जवाब लिए जाते हैं बिना लाग लपेट के। आज हम मौजूद हैं किशनगंज ज़िला में आरजेडी से ज़िला अध्यक्ष जनाब कमरुल हुदा साहब के पास। हम बातचीत करेंगे आने वाले विधानसभा को लेकर के, और जो राजद की जो रणनीति है और जो रोड मैप है, उन तमाम चीज़ों के बारे जानेंगे। और इसी तरीके से हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है SIR, और उसके ख़िलाफ़ जो एक मोर्चा निकाले हुए हैं विपक्षी दलों ने, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं, अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीरी साहब कि आप यहाँ तक चल कर के आए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले आप, चूँकि हमारे साथ पहली बार आपका इंटरव्यू हो रहा है, सबसे पहले आप अपना परिचय और मुख्तसर सा जो आपका जर्नी है सियासत में, इस चीज़ के बारे में बताइए। मैं मोहम्मद कमरुल हुदा, पूर्व विधायक किशनगंज, बंतवान में राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष हूँ मैं। और एक बात बोले कि आप अपना राजनीतिक सफ़र में है कि जब हम राजनीतिक में आए, अपना एक मनसा ही था कि राजनीतिक में आए, लोगों का काम आ सकें, लोगों का हमदर्द बने। इस मनसा से 2001 में हम चुनाव लड़े, त्योसा पंचायत से मुखिया बने। 5 साल मुखिया पद पर रहे। संयोग से 5 साल के बाद मेरा त्योसा पंचायत वो रिजर्वेशन में चला गया, SC रिजर्व हो गया। तो मजबूरी था कि अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मेरे पंचायत में 2 पंचायत समिति है, एक 7 एक 8। संयोग से मेरा 8 जो पंचायत समिति का क्षेत्र है वो भी महिला रिजर्व हो गया, वहाँ से भी मुश्किल हो गया। चूँकि अपना एक मकसद था कि मैं खुद चुनाव लड़ूं और लड़ करके लोगों के बीच में जाऊं, लोगों का अगर काम आ सकूं तो मैं खुद लड़ कर जाऊँ। इसलिए 8 नंबर से नहीं लड़ पाए, तो फिर 7 नंबर में चले गए। 7 नंबर में जा कर के मैं चुनाव लड़ा पंचायत समिति से, जहाँ पर हम खुद वोट नहीं दे पाए, परिवार के लोग नहीं दे पाए, और सारे लोगों ने मोहब्बत के साथ मिलजुल करके, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिल कर के वोट दे करके जिताने का काम किया। फिर हम पंचायत समिति बने। पंचायत समिति के बनने के बाद 5 साल जिला मुख्यालय का ब्लॉक, किशनगंज ब्लॉक का प्रमुख बने और 5 साल प्रमुख रहे। फिर 2011 आया। 2011 में संजोग ऐसा हो गया कि अब एक ये था कि जिला परिषद का चुनाव लड़े। जिला परिषद में भी संजोग वही हो गया कि 17 नंबर और 18 नंबर हमारा रेसिडेंशियल क्षेत्र था, और वो भी रिजर्वेशन में चला गया।
फिर मजबूरन हमको दूसरे क्षेत्र से जाकर के 17 नंबर से चुनाव लड़ना पड़ा। फिर 17 नंबर में हम जिला परिषद का चुनाव लड़ करके 17 नंबर से चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद फिर जिला परिषद का चेयरमैन बने, 5 साल जिला परिषद के चेयरमैन में रहे। और 2011 में जिला परिषद लड़े, 11 से 16 जिला परिषद का चेयरमैन रहे। 16 के बाद फिर जिला परिषद मेरा जो रेसिडेंशियल क्षेत्र था वो रिजर्वेशन से खाली हो गया। फिर हम रेसिडेंशियल क्षेत्र से चुनाव लड़े जिला परिषद में। फिर 16 में जिला परिषद जीते। और जिला परिषद जीत करके 16 से 21 का जो टर्म है, 3 साल 2 महीना हम जिला परिषद में जीत करके फिर जिला परिषद का वाइस चेयरमैन बने। 3 साल 2 महीना वाइस चेयरमैन रहे। इसी में इन द मीन टाइम जो किशनगंज 54 विधानसभा क्षेत्र है उसमें उपचुनाव लड़ने का मौका मिला। जावेद आज़ाद साहब यहाँ के विधायक थे और उन्होंने एमपी बन गए। एमपी बनने के बाद सीट खाली हो गया, तो उस समय मौका मिला विधानसभा लड़ने का। तो उपचुनाव में AIMIM से हम विधायक लड़े और चुनाव जीते। जीतने के बाद 11 महीना विधायक रहे। 11 महीने के बाद 2020 में फिर AIMIM से ही हम चुनाव लड़े, जिसमें हम शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था, चुनाव हार गए। और हार करके उसके बाद फिर अभी जो है 4 साल से मैं जिला परिषद का अध्यक्ष हूँ। जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप से हम काम कर रहे हैं। सर, आपकी जो जर्नी है, आप बहुत दिनों से राजनीति में हैं और पंचायत लेवल से आपने राजनीति शुरू की और जा कर के फिर आप विधायक बने और अभी आप ज़िला प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय जनता दल से। तो आप ये बताइए कि आपका जो सफ़र रहा और आपका जो विधायकी सफ़र जो शुरुआत हुआ, विधानसभा का जो आपने इलेक्शन लड़ा सबसे पहले मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन से और बाई इलेक्शन आपने जीता। उसके बाद 24 का इलेक्शन आपने उसी पार्टी के झंडे से आपने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद हारने के बाद जो कि आपने कहा कि शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था या यहाँ की आवाम को उससे बेहतर कोई विकल्प मिला होगा, तो ऐसी सूरत में फिर आपने मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़कर फिर राजद ज्वाइन करने के पीछे क्या मकसद रही होगी? नहीं, देखिए, मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमने छोड़ा नहीं। इन लोगों की सच्चाई को जब लोगों के सामने में मैं परोसने का काम किया, मीडिया में आया, मीडिया में आकर के मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, यहाँ के सदर का और यहाँ के पार्टी के जो लोग थे जो अपने आप को पार्टी के लीडर कहते थे, इन लोगों के हकीकत को जब लोगों के सामने में परोसने का काम किया, इन लोगों ने हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया। और वैसे आदमी पार्टी से निष्कासित कर दिया जो आदमी वार्ड सदस्य भी नहीं जीत सकता है। अभी आपने उसका वीडियो देखा होगा, कितना बदतमीजी वाला वीडियो था उनका, जो अपने ही सदर पर उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। तो इन लोगों ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। जब पार्टी से निष्कासित कर दिया, इन लोगों के अंदर जब गए, इन लोगों की हकीकत को जब जाना, इन लोगों को हकीकत को जानने के बाद मैंने सोचा कि अब इनसे दरकिनार कर लेने में ही बेहतर और भलाई है। तो हम फिर आ गए। उसके बाद उधर से जो है तेजस्वी जी से मिले। तेजस्वी जी ने बोला कि नहीं आप आइए, पार्टी मजबूत होगी। हम गए तो फिर वहाँ पर जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया। अब तक हम जिला अध्यक्ष हैं। अभी तक आप जिला अध्यक्ष हैं और आपने जो कहा कि आप पार्टी से खुद रिज़ाइन नहीं किए, बल्कि आपको निकालने की जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे थे, तब आपने अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई वही है। पार्टी से जब आम जनता को, आम लोगों को इन लोगों की सच्चाई के बारे में बताया, बताइए साहब, 6 सीट पर आपने 20 सीट पर चुनाव लड़े 2020 में, उसमें 6 सीट आपने जीता। 5 सीट आपने जीता। 2019 में 1 सीट किशनगंज निकला। उसके बाद 2020 में 5 सीट आपने जीता। 5 सीट जीतने के बाद आपने कभी इबिन के तब से लेकर के अब तक आपने कभी ये नहीं सोचा कि 1 सीट अगर हम किशनगंज का खोए, जो पहले मैंने जीता था, उसको खोने का कारण क्या है, रीज़न क्या है? समीक्षा बैठक होना चाहिए। समीक्षा बैठक में बातें आनी चाहिए कि भाई इस सीट को जो हमने खोया, इसका रीज़न क्या है, कहाँ से चूक हुई, कहाँ से भूल हुआ।
जो हम लोग इस सीट को खो दिए। लेकिन ये लोग बैठने को तैयार नहीं हुआ, चूँकि जानता है कि जब बैठेंगे तो सच्चाई सामने में आएगा, जब सच्चाई सामने में आएगा तो कमरुल हुदा छोड़ेगा नहीं, सारे सच्चाई को लोगों के सामने में परोस देगा। तो आपके हिसाब से या आपके कहने के हिसाब से यही है कि बिहार की जो नेतृत्व है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जो बागडोर बिहार में है और ख़ास करके किशनगंज में, तो वो अच्छे हाथों में नहीं है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि अच्छे हाथों में नहीं है, अच्छे हाथों में है तभी तो बैरिस्टर साहब उन पर विश्वास करके, आपने देखा होगा कि 2020 में ऐसे ऐसे लोगों ने लांछन लगाए, ऐसे ऐसे लोगों ने टिप्पणियाँ की, ऐसे ऐसे लोगों ने बात बोले। आज तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी खड़ा होकर के ये नहीं कहे कि हमारी पार्टी पर जो इल्ज़ाम आ रहा है, हमारी पार्टी पर जो दोष आरोपण किया जा रहा है, मैं इसका समीक्षा करूंगा, और समीक्षा करने के बाद अगर जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो बड़े पदाधिकारी हों या निचले स्तर के पदाधिकारी हों, पार्टी के पदाधिकारी पर जो दोष आरोपण किया जा रहा है, समीक्षा में अगर सच्चाई पाया गया तो मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। कभी बोले बैरिस्टर साहब? कभी नहीं बोले। आदिल हसन पर आरोप आया, अख्तरुल ईमान पर आरोप आया, सारे लोगों पर आरोप आया। उल्टे बैरिस्टर साहब क्या किए? आदिल हसन को लेकर के बगल में बोले कि मेरा छोटा भाई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो लांछन इनके पार्टी पर आया, इनके पदाधिकारियों पर आया, क्या आकर के बोले सीमांचल में अकेले अख्तरुल ईमान, दूसरे तरफ 4 बेईमान। 4 बेईमान कैसे हो गया? इस 4 बेईमान पर तो आपने पहले भरोसा किया था, 2020 में भरोसा किया, 2020 में आप इन पर भरोसा किया, और 2020 के बाद जब ये लोग चले गए, दूसरी जगह चले गए, क्यों चले गए, काहे चले गए, इस पर आपने कभी समीक्षा किया? कभी पूछा उन लोगों से किस वजह से ये लोग चले गए? तो उल्टे आपने क्या कहा कि एक अकेले अख्तरुल ईमान और दूसरे तरफ 4 बेईमान। तो सब अगर आपके नज़र में बेईमान ही हैं, जितने लोग आएंगे चले जाएंगे, सब ईमानदार आएंगे, आपके पार्टी में बेईमान होकर चले जाएंगे, तो इसी तरह से फैक्ट्री खोल करके रखिए कि ईमानदार आएंगे, बेईमान होकर चले जाएंगे। सर सीधा सीधा आपके जब ये जो बातें आपने की उससे यही मतलब ये होता है कि जो पार्टी के जो नेतृत्व है या जो जिम्मेदार है, हार के पीछे क्या कारण रही होगी इसकी जांच पड़ताल नहीं किया, इसके बारे में सोच विचार नहीं किया। साथ ही साथ ये 4 विधायक जो चले गए तो उसके बावजूद इन लोगों को लेकर के या जाने के पीछे क्या वजह रही होगी, इन तमाम चीज़ों से ये लोग अपने आप को दूर रख के जानने की कोशिश नहीं की। नहीं, वो होना चाहिए ना, समीक्षा होनी चाहिए कि 4 विधायक आए, आने के बाद चारों का चारों चले गए, क्यों चले गए, काहे चले गए, समीक्षा तो होनी चाहिए ना, हर बात की समीक्षा होनी चाहिए। अगर आप पार्टी चलाते हैं तो सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा से पार्टी नहीं चलेगा, पार्टी में कार्यकर्ता होना पड़ेगा, जज्बाती लोगों से पार्टी नहीं चलेगा। जो जज्बात में कुछ से कुछ बोल देगा कि उंगली काट देंगे, शहीद हो जाएंगे, तो इस तरह के जज्बाती कुछ लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं, और जज्बात से पार्टी नहीं चलता है। पार्टी चलने के लिए समीक्षा करना होगा, संगठन बनाना होगा, संगठन चलाना होगा, तभी पार्टी चलेगा। सर अब आने वाले विधानसभा को लेकर के चूँकि माहौल बहुत गर्म है, और ख़ास करके किशनगंज के जो विधानसभा सीट है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट की जो 4 सीट हैं, ये यहाँ के माहौल बहुत गर्म है, चूँकि यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, और यहाँ पर लोग अपना जैसे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसी तरीके से आपके इंडिया अलायंस और एक नई पार्टी जो अभी आई है जन स्वराज, ये सब अपनी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे, आजमा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप आने वाले विधानसभा को लेकर के यहाँ की जो लोगों की और जनता की जो सोच है और इनकी जो मेंटलिटी है, उसको देख करके, चूँकि आप किशनगंज ज़िला अध्यक्ष हैं और दौरा भी करते होंगे, तो क्या माहौल लग रहा है कि आरजेडी क्या ऐसी स्थिति में पुराने जो विधायक यहाँ से बने वो तो मजलिस से बने, तो क्या आरजेडी के बैनर तले ये जो विधायक आरजेडी में गए अपनी अपनी सीट बहाल कर सकते हैं? देखिए, ये क्लियर है, साफ है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन की जीत होगी। सिर्फ किशनगंज का 4 सीट नहीं, सीमांचल के 24 सीट का बात कीजिए, सबों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन में जो लोग भी हैं उनकी जीत होगी।
और आगे में जो तेजस्वी जी को एक भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं लोग, मुख्यमंत्री बनेंगे, बिल्कुल साफ़ है। सर कुछ दिन पहले जैसे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था और एक लेटर आपकी पार्टी के हेड ऑफ द पार्टी के जो हेड है उसको दिया गया था गठबंधन में शामिल होने के ताल्लुक से। क्या आपको लगता नहीं कि ओवैसी को या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन में शामिल करना चाहिए? देखिए, ये लोग दिए हैं, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि गठबंधन में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये लोग गठबंधन में शामिल होने की कोई बात ही नहीं है। ये लोग लोगों के बीच में एक भ्रम फैला रहे हैं कि मैंने लेटर दिया था, लेटर देने के बाद हमको गठबंधन में नहीं लिया, हमको हटा दिया, हमको भगा दिया। सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ये लोग। कहीं कोई ये लोग न गठबंधन में जाने वाले हैं, न इनको गठबंधन में कोई लेने वाला है। ये लोग एक हवा फैला रहा है, हवा क्रिएट कर रहा है कि मैं गठबंधन के लिए मैं जाना चाहता हूँ। अगर आपको गठबंधन में जाना ही है, शुरू में आकर के आपने क्या बयान दिया कि 4 गया 24 ले आएंगे, आज 24 ले आएंगे, तो आप सबके खिलाफ़ बोल रहे हैं। आप राजद के भी खिलाफ़ बोल रहे हैं, आप कांग्रेस के भी खिलाफ़ बोल रहे हैं। जितने भी सेकुलर जमात है, सब सेकुलर जमात के ख़िलाफ़ आप बोल रहे हैं। तो क्या अकेले सरकार आप बिहार में बनाएंगे? अकेले आप बिहार में सरकार बना नहीं सकते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? ये एक हवा है, सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। कहीं गठबंधन में जाने वाला नहीं है ये लोग। तो जो लेटर शाये हुआ था और किया था उसको सोशल मीडिया में भी दिखाया गया और उसके साथ साथ आपकी पार्टी से जो राज्यसभा के मेंबर हैं मनोज झा जी, उनकी तरफ से भी एक टिप्पणी, एक बयान आया कि भलाई इसमें है कि ओवैसी साहब अपनी पार्टी को हैदराबाद तक सीमित रखें, इस तरह का भी बयान आया है। तो इससे पता चलता है कि गठबंधन के लिए प्रस्ताव तो रखा होगा लेकिन उसको इग्नोर किया गया होगा। ठीक है, वो शीर्ष नेतृत्व समझेंगे कि गठबंधन में लेंगे कि नहीं लेंगे। और बात सच्चाई है कि आप हैदराबाद में आप 8 से 9 सीट नहीं कर पा रहे हैं। अब बिहार में आकर के लड़िएगा कि 243 पर लड़ेंगे, कभी 20 सीट पर लड़ेंगे। आप यूपी में 100 सीट पर लड़ेंगे, गुजरात में 20 सीट पर लड़ेंगे, बंगाल में लड़ेंगे। अभी हाल ही में आपने दिल्ली में लड़े, दिल्ली में 2 सीट पर लड़े, 1 सीट तो बचते बचते बचा इनायतुल्लाह वाला, और 1 सीट तो अमानतुल्लाह वाला बचते बचते बचा, दूसरा सीट तो चला ही गया। अब इनका मनसा क्या है, ये अपना मनसा पर अपने करेंगे और जनता देख रही है। और जनता जो 2020 में जो लहर चला था वो लहर अब नहीं है। जनता बिल्कुल साफ समझ गया है। और जो 2-4 आदमी ये फेसबुक और व्हाट्सएप से पार्टी नहीं चलता है। लोग जज्बाती लोग जो व्हाट्सएप और फेसबुक में, आम जनता जो वोटर्स हैं, जो ग्रामीण है, गांव के लोग वोट हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, गांव के लोग हैं, वो सब समझ गए हैं कि हमको क्या करना है और वो समय पर अपना काम कर देंगे। सर, आने वाले इलेक्शन में आप चूँकि जिलाध्यक्ष हैं तो किशनगंज विधानसभा से क्या आप जिलाध्यक्ष में ही काम करेंगे या आने वाला विधानसभा आप फाइट करेंगे? नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा, 2025 में विधानसभा लड़ूंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ चूँकि गठबंधन के पहले से एक एमएलए मौजूद हैं, इस वजह से ये सवाल आता है कि क्या यहाँ गठबंधन के जो एमएलए पहले से मौजूद है प्रेजेंट, उसको बैठा करके कमरुल हुदा साहब को टिकट देंगे या फिर आपस में फिर कोई? ठीक है, गठबंधन के यहाँ पर विधायक हैं, बात सही है, और वो यहाँ के जीते हुए हैं। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में आज है कल नहीं है। आज क्या परिस्थिति है, कल क्या होगा कहना मुश्किल है। कल जब होगा तो बताएंगे। आप लेकिन चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए सर, तो किशनगंज में आप जो चुनाव लड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको आप लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, आप लोगों का बार बार यही सवाल होता है कि कौन कौन से मुद्दे हैं। अहम मुद्दे तो नज़र में साफ़ है कि ये शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, कटान है, पलायन है, सारे मुद्दे हैं। सारे मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 में जब हम कुछ समय के लिए जीते थे, 11 महीना के लिए जीते थे, जो हालात इलाके का था, और संजोग देख लीजिए ऐसा हो गया कि 2019 में हम चुनाव जीते, अक्टूबर में चुनाव जीते, शपथ लेकर के आए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 20 मार्च को पूरे देश के अंदर में लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन के पीरियड में मेरा
कार्यकाल रहा, पूरा लॉकडाउन रहा। और लॉकडाउन के कार्यकाल में हमने क्षेत्र में जो काम किया, मेरा मनसा एक ही था कि अगर हम विधायक बनकर के लोगों का काम आ सकें, लोगों का काम आ सकेंगे, ये मकसद था। और उस पर हमने खरा उतरने का काम किया। हमने आने के साथ साथ 34 ट्रांसफार्मर बदलवाए। 34 ट्रांसफार्मर उस लॉकडाउन का पीरियड था। लॉकडाउन के पीरियड में हमने जो काम किया, कभी विस्तार से बैठेंगे तो बताएंगे आप लोगों को कि लॉकडाउन के पीरियड में 11 महीने के कार्यकाल में मैंने जो अपना काम किया, चाहे ब्लॉक में हो चाहे थाना में हो। आज भी जब ब्लॉक जाते हैं, कल भी हम एक समीक्षा बैठक किए ब्लॉक में, सारे लोग बैठे हुए थे। लोग मैंने त्राहिमाम है। ब्लॉक में जो घुसखोरी है, जिला में जो घुसखोरी है, जो भ्रष्टाचारी है, इस भ्रष्टाचार से, इस घुसखोरी से, इस सरकार से लोग परेशान हैं। डबल इंजन की सरकार से लोग परेशान हैं। तो मुद्दे तो साफ़ हैं, सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दों को लेकर के आएंगे। जी, अभी जैसे आपने कहा भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार के ताल्लुक से अभी जो माहौल है एसआईआर को लेकर के, लोग निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाने के लिए जुटे हुए हैं, जिनके पास नहीं था पहले से। और इस बीच देखा जाता है कि निवास प्रमाण पत्र का आवेदन ऑनलाइन जो करते हैं वो क्लियर होके नहीं आता है, मैंने जो बन के तैयार नहीं होता है। और उन लोगों को पैसा देना पड़ता है। जैसे कि कुछ जगहों से ये बात आई है कि 200-300 रुपया करके अगर किसी को देते हैं, वो पता नहीं अब कहाँ ब्लॉक में जाकर किसको देते होंगे, उसके बाद फिर वो निवास प्रमाण पत्र बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के बन जाता है। एसआईआर तो ये अचानक जो एसआईआर लाने का काम किया चुनाव आयोग, ये चुनाव आयोग नहीं, ये सरकार आयोग है। और सरकार आयोग बन करके सरकार के पक्ष में ये काम करता है। जब सरकार बिहार के अंदर में ये डबल इंजन का सरकार देख लिया कि अब हम दोबारा 2025 में सत्ता में नहीं आ सकते हैं, इन लोगों ने नया सोसा निकाला, ये एसआईआर। ठीक है, एसआईआर करना चाहिए। एसआईआर करके जो डेथ हो गया है उनको हटना चाहिए, जो प्लान कर गया उनको हटना चाहिए। तो एसआईआर होना चाहिए। एसआईआर होने के लिए समय चाहिए, कम से कम 6 महीना, साल भर पहले आपको ये काम करना चाहिए था। जो सारे लोग तैयार होकर के अचानक आप एसआईआर लेकर के चले आए। एसआईआर का मंशा इन लोगों का साफ है कि बिहार के अंदर में जिस तरह से इन लोगों ने हरियाणा में, जिस तरह से इन लोगों ने वहाँ पर वोटर को बढ़ा करके सत्ता में बैठने का काम किया, उसी तरह से ये लोग चाहते हैं कि बिहार के अंदर में 20 से 15%, 15 से 20% वोट को यहाँ पर घटा दिया जाए। और घटा देने के बाद हम लोग सत्ता में आएंगे। इनका मनसा साफ है। इसी तरह से इतना जल्दी इन लोगों ने एसआईआर लाया है। अभी वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ियाँ हैं, हम लोग खोज रहे हैं, त्रुटि को खोज रहे हैं, जा रहे हैं। एक मकान नंबर पर एक आदमी का नाम होना चाहिए। अभी एक मकान नंबर में 6 आदमी का नाम है, जिसमें 3 हमारे गैर मुस्लिम हैं और 3 हमारे मुस्लिम हैं। एक मकान नंबर 6, 3 गैर मुस्लिम हैं, 3 मुस्लिम हैं। कैसे करके आ गया? तो ये तो एसआईआर थोड़ी है, ये एसआईआर कर रहे हैं। वोट को किसी भी हालत में ये लोग घटाना चाहते हैं, घटा करके सत्ता में आना चाहते हैं। और रहा सवाल, आपने कहा कि निवास प्रमाण पत्र पर पैसा मांग रहा है। इस तरह की अगर सूचना मिलती है तो हम लोगों से लोग संपर्क करें, पैसा नहीं दें। और हमने कल एक समीक्षा बैठक बीडीओ और सीओ के साथ में किया पोठिया ब्लॉक में, उससे पहले किशनगंज में भी किया। पोठिया ब्लॉक में बात आई कि 65,000 निवास प्रमाण पत्र के लोग आवेदन किए हैं, जिसमें से 35,000 डिस्पोजल हो गया है और 30,000 में काम चल रहा है। और उन्होंने आश्वस्त किया कि 20 तारीख से पहले हम लोग इसको भी पूरा निकाल देंगे। तो अगर कहीं से भी, किसी जगह से भी, कहीं भी अगर ख़बर मिलती है, लोग अगर ये चाहते हैं, कहीं पर अगर कोई पैसा मांगता है, कोई कर्मचारी पैसा मांगता है, तो हम लोगों से संपर्क करें, हम लोग उसको जा कर के देखेंगे। पैसा कहीं लगना नहीं है। और ऑनलाइन अपना करें। और जो कर्मचारी को दिया है जांच करने के लिए, कल हमने सीओ साहब से भी बात किया, एसडीओ साहब से भी बात किए, इससे बीडीओ साहब से भी बात किए कि जितना जल्दी हो सके सारे लोगों को जल्दी से आप ये कर दीजिए। उसके अलावा जो 11 डॉक्यूमेंट्स है, उन 11 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स कोई निवासी खाली नहीं है, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है और डॉक्यूमेंट्स, उन सब डॉक्यूमेंट्स को लगा करके दें।
जी अब एक आखिरी सवाल ये है कि ये किशनगंज सीमावर्ती इलाका है और इसके दो बॉर्डर इससे मिलते हैं। एक नेपाल का बॉर्डर मिलता है और करीब में ही थोड़ी दूर में जा कर के बांग्लादेश का बॉर्डर मिलता है। और यही वजह है, और उसके अलावा एक वजह और ये है कि किशनगंज में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है और इस वजह से जो सत्ताधारी दल के हैं उनके कोई चाहे मंत्री पद के हों या निर्दलीय लड़ने वाला इलेक्शन, कोई आम आदमी भी ये बयानबाजी करते हैं कि किशनगंज में घुसपैठियों की तादाद ज़्यादा है या यहाँ लोग बाहर से आते हैं। तो अगर इस तरह का सवाल जो लोग करते हैं तो उनके सवाल से यहाँ की जनता को जितनी तकलीफ़ होती है उससे ज़्यादा हमारे ख़्याल से बॉर्डर में जो लोग तैनात हैं हमारे जवान, उनके ये अपमान नहीं है? देखिए, जो लोग ये सवाल उठाते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि आप ये बताइए कि घुसपैठिए का परिभाषा क्या है, कौन लोग घुसपैठिए हैं? पहले घुसपैठिए का परिभाषा बताइए। हम तो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में कहीं से भी आकर के कोई लोग अगर बसते हैं, 10 साल तक अस्थायी रूप से अगर वहाँ बसते हैं तो वहाँ पर उनको वहाँ का सिटीजनशिप मिलना है, सिटीजनशिप मिल जाना है उसको। कौन घुसपैठी है? कहाँ से घुसपैठी है यहाँ पर? ये जो हमारे मारवाड़ी समाज के लोग हैं, 1971-72 में जो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो जंग हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग, जिसमें नाम पड़ा बांग्लादेश से पलायन होकर के हमारे मारवाड़ी समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, वो लोग शरणार्थी के रूप पर बहुत लोग आए किशनगंज में। और सिर्फ किशनगंज में नहीं, पड़ोसी राज्य बंगाल में भी आए। आप पांजीपाड़ा में शांति नगर है, जितना भी कॉलोनी बसा हुआ है, जितनी भी हमारे रिफ्यूजी भाई हैं, सब लोग 1971 और 72 में हिंदुस्तान में आए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उन लोगों को बैठने के लिए जगह दिए, उन लोगों को रोज़गार दिए, और रोज़गार दे करके यहाँ पर आज उन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम भी है, आधार कार्ड में नाम भी है, सब लोग अपना रोज़गार करके खा रहे हैं। किशनगंज के अंदर में आपको नेपालगढ़ कॉलोनी है, पूरा कॉलोनी है। सारे लोग 1971 में हमारे हिंदू समाज के लोग, हिंदू भाई के लोग बांग्लादेश से आए, आकर के यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये लोग घुसपैठिए किसको कहते हैं? कौन है घुसपैठिए? कहाँ से आए घुसपैठिए? जो राजस्थान से कुछ हमारे मारवाड़ी भाई यहाँ पर आए हैं तो राजस्थानी हैं। और इसी देश के अंदर, इसी किशनगंज में ज़्यादातर जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, ये आदिवासी समाज के लोग झारखंड से आए हुए हैं। ज़्यादातर आदिवासी समाज के लोग झारखंड से आकर के किशनगंज के जगह जगह में आकर के बसे हुए हैं। तो ये लोग कहाँ से आए हैं? इसी हिंदुस्तान के अंदर से आए हैं। झारखंड से आए, किशनगंज में आए, झारखंड से आए, राजस्थान से आए, किशनगंज में आए, बंगाल से आए। हमारे शेरशाबादी भाई हैं बंगाल के, मालदा, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, बर्धमान, इन सब ज़िलों से आकर के यहाँ पर बसे हैं। किनको आप बांग्लादेशी कहते हैं? कौन है बांग्लादेशी? ये खाली राजनीतिक चमकाने के लिए कहते हैं कि बांग्लादेशी है। अगर बांग्लादेशी है तो बॉर्डर में तैनात जो BSF हैं वो आपके हैं, CID आपके हैं, CBI आपके हैं। आपका इसका मतलब है कि तंत्र कमज़ोर है। आपका तंत्र कमज़ोर होने की वजह से आप कह रहे हैं, आप तो उन BSF के जवान जो खड़े रहते हैं बॉर्डर पर, दिन रात एक करके मेहनत करके बॉर्डर पर अपना काम करते हैं, आप उन पर उंगली उठा रहे हैं और उनको आप समझिए कि लांछन लगा रहे हैं। ये जो जितने भी हैं, चाहे हमारे वोट से जीते हुए, हमारे जनप्रतिनिधि के वोट से जीते हुए आज तो बहुत ऊंचे जगह चले गए। दिलीप जायसवाल जी जो आज बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, मंत्री भी बने थे, अभी प्रदेश अध्यक्ष में हैं। और ये जो सम्राट चौधरी जी हैं जो किशनगंज आते हैं, ये लोग किशनगंज में आने के बाद किशनगंज में मुसलमानों को गाली नहीं दे। और ये जो गिरिराज सिंह हैं, केंद्र के मंत्री हैं, माननीय मंत्री, इनका भी बोल वैसे ही है। ये लोग किशनगंज में आके जब मुसलमानों को गाली नहीं देगा, इन लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये राजनीतिकरण है, कहीं पर कोई बांग्लादेशी नहीं है। अगर बांग्लादेशी आता है तो मैं भी कहता हूँ पकड़िए बॉर्डर में बांग्लादेशी को,
बांग्लादेशी को हम लोग पकड़ करके बांग्लादेश भेज देंगे। पकड़ के बताइए तो, साबित तो कीजिए कि 5 आदमी बांग्लादेशी आ रहा था, आज तक आपने पकड़ा। खाली राजनीतिकरण कर रहे हैं कि बांग्लादेश, किशनगंज में बांग्लादेशी घुस गया, किशनगंज में घुसपैठी आ गया। कोई भी बांग्लादेशी नहीं है, कोई भी घुसपैठी नहीं है, सब लोग हिंदुस्तानी हैं, सब हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इसी देश के रहने वाले हैं। जो लोग बोलते हैं वही लोग हो सकता है कि बांग्लादेशी होंगे। अगर उन लोगों का पूर्वजों को छानबीन किया जाएगा तो ये लोग कहाँ से आए, पहले अपना दस्तावेज़ तो बताए कि हम कहाँ के हैं। दूसरों पर उंगली उठाते हैं कि ये बांग्लादेशी हैं। कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं है, कहीं कोई बॉर्डर पर आते नहीं हैं। ये राजनीतिकरण कर रहे हैं ये लोग आकर के। यहाँ पर आकर के जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक किशनगंज है, इस किशनगंज से पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जाता है। पूरे देश जानता है कि किशनगंज एक ऐसा जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आपस में बैठ करके रहते। अब बताइए ना, यहाँ पर एक जो बकरी का पैकारी करता है ना गांव समाज में, एक उसमें हिंदू होता है, एक मुसलमान होता है। दोनों मिल करके बकरी खरीदते हैं, बकरी खरीद करके ले आकर के लोहागड़ा हाट में बेचते हैं, पांजीपड़ा हाट में बेचते हैं, धर्मपुर हाट में बेचते हैं। अब बेच करके दोनों भाई देखते हैं कि 500 रुपया में ख़रीदे, 50 रुपया इसमें मुनाफा हुआ तो 25 रुपया तुम लो, 25 रुपया हम ले। ये इत्तेफाक है यहाँ का, ये इत्तेहाद है यहाँ का। इत्तेफाक और इत्तेहाद को लोग तोड़ना चाहते हैं, ये इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के, RSS के और बजरंग दल के लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इन लोगों का बहुत दिन से यहाँ नज़र पड़ा हुआ किशनगंज की एतका, यहाँ का जो इत्तेफाक है, यहाँ का जो सांप्रदायिक भाईचारगी है, आपस में इत्तेफाक से रह रहे हैं, मिलजुल करके रह रहे हैं, इनको तोड़ने का ये लोग साजिश कर रहा है। उसी कड़ी में 2014 भी है। 2014 में भी इन लोगों ने एक हंगामा खड़ा कर दिया। बकरीद का टाइम था, लोग चाह रहे थे कि यहाँ का इत्तेफाक को ख़त्म कर दिया जाए। फिर उस समय के जो तत्कालीन DM साहब थे, SP साहब थे, सारे शहर के लोग, सारे बुद्धिजीवी लोग, DM साहब, SP साहब ने सबको बुला करके एक जगह में मीटिंग करवाए और एक नागरिक एकता मंच कायम हुआ उसमें, जिसमें 32 हमारे हिंदू समाज के शहर के थे, 32 हमारे मुस्लिम समाज के थे, जिसमें मैं सचिव भी हूँ उस नागरिक एकता मंच का। नागरिक एकता मंच 2014 में बनाया गया, जो अब तक इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ हर त्यौहार में, हर उस जगह पर जाकर के लोग खड़े रहते हैं कि कोई भी यहाँ पर अगर गलत नज़र डालेगा ये कभी कामयाब नहीं होगा। ये इन लोगों का मनसा है यहाँ के इत्तेफाक को तोड़ने का। कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई विदेशी नहीं है, यहाँ पर सब लोग हिंदुस्तानी हैं, आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं, इत्तेफाक से रह रहे हैं। ये इन लोगों को रास नहीं आ रहा, इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका भी।